संभल को लेकर ऐसे चौंकाने वाले खुलासे करेंगे जिसे सुनकर जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये क्या हुआ था। आपको हम बताएंगे कि कैसे संभल में 1947 के बाद और उसके बाद 1978 की हम बात करें, धीरे धीरे हिंदू आबादी घटती चली गई और मुस्लिम संख्या बढ़ती गई। आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए 1948 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे एक तरफ मुस्लिम आबादी है, दूसरी तरफ हिंदू आबादी है और यहां पर जैसे जैसे साल बदलेगा वैसे वैसे आबादी घटती हुई आपको दिखेगी। 1949 से लेकर 1951 की बात करें तो आप दोनों तरफ डिफरेंस देखिएगा, कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती गई और यहां पर जो हिंदू की आबादी है वो घटती चली गई। 2000 से लेकर 2024 यानी कि मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो आप साफ तौर पर देखिए हिंदू आबादी का क्या हश्र हुआ है संभल के भीतर, वो किस कदर घटी है और मुस्लिम आबादी जो अपने आप को बहुसंख्यक कहती है वो लगातार बढ़ती चली गई। हम आपको सरकारी रिपोर्ट के जरिए तमाम वो खुलासे करेंगे, आसान भाषा में समझाएंगे कि कैसे हिंदुओं को डराया गया। संभल में 1978 की बात करें तो नरसंहार होता है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यानी कि बीते दिन विधानसभा में साफ तौर पर जिक्र किया था कि हम नहीं भूल सकते हैं कि कैसे 184 हिंदुओं को एक साथ जला दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, यानी नरसंहार होता है। आखिर क्यों कहा ये सब कुछ, वो सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या बड़े खुलासे करती है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। एक 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी। संभल मुस्लिम बाहुल्य कैसे बन गया, आज हम इसका पूरा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि जब देश को आजादी मिली तब सन 1947 में संभल में भारी भरकम हिंदू आबादी होती थी, लेकिन आज संभल में हिंदू नाम मात्र के बचे हैं। जो सरकारी रिपोर्ट रिपब्लिक भारत के हाथ लगी है उसके आंकड़े बताते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी, जबकि मुसलमानों की आबादी 55% थी, यानी कि हिंदू आबादी से केवल 10% ज्यादा। लेकिन आज संभल में मुस्लिम आबादी 85% पहुंच गई है, जबकि हिंदू आबादी घटकर केवल 15% रह गई। और मोटे तौर पर देखें तो संभल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% तक बढ़ी है, तो वहीं हिंदुओं की आबादी करीब 30% तक कम होने का रिपोर्ट में दावा किया गया है। अब आपको सीएम योगी का वो बयान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने साल दर साल हुए दंगों की पूरी जानकारी विधानसभा में दी थी और बताया था कि कब और कितने हिंदू सांप्रदायिक दंगे में मारे गए थे। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। संभल दंगों की सरकारी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था और हिंदुओं की दुकानें जला दी गई थी। और ये भी आरोप है कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के दबाव में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को मुआवजा दिलवाया गया था। यही कारण है कि हिंदू पलायन करते गए और मुस्लिम आबादी संभल में आज 85% पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 1978 दंगे के बाद हिंदू घटते हुए नजर आए थे और ये हम नहीं कह रहे बल्कि सरकार की रिपोर्ट कह रही है और आपको ग्राफिक्स के जरिए कहते हैं और सीधे आपको लोकसभा की कार्यवाही में ले चलते। पहले इस देश के कानून मंत्री थे, जिस वर्ग से बाबा साहब आते थे उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे, तो अध्यक्ष जी मैं ये बात सदन में रख रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड, सो यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा
संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और इसका स्वरूप अविनाशी है, कोई नहीं बदल सकता फेडरल स्ट्रक्चर को, ये बाबा साहब ने कहा। अब मैं, ये है ही नहीं विषय इसमें, ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए, संसद के अनुच्छेद 327 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है, जो मैंने बताया। अब मैं एक बात, जो ये जो हमने जोड़े हैं आर्टिकल जोड़े हैं, हाँ ठीक है, आर्टिकल जोड़े हैं, उसमें मैं एक बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं। जब बात जेपीसी की आई गई तो डिटेल चर्चा जेपीसी में होगी, कुछ तो बोल दे, हाँ जेपीसी में होगी, लेकिन आज में चूंकि आपने अवसर दिया, मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का धन्यवाद करना तो चाहूंगा और उनके जो एचएलसी में जुड़े हुए सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी भी उसमें थे। कितने डिटेल डिस्कशन हुआ, ये कह रहे अचानक ही आ गया। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया। सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे। और ये स्वीडन में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में कई जगह चल भी रहा है। मैं अब जेपीसी पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा सर। ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा, जो भी बात आदि मग का मतलब है ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बाधा आ गई। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा, जो भी बात आती जग में, अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। प्रश्न ये है कि हाँ डिवीजन देंगे प्लीज, हाँ देंगे डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए।
तो एक देश एक चुनाव बिल